पहले तो लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग समझना एकदम सिंपल लाइन में। देखो बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड, लास्ट क्लास में हम लोग डिमांड का मीनिंग डिस्कस किए थे, ठीक है। डिमांड का मीनिंग अभी फिर से एक बार डिस्कस कर रहे हैं, अभी पूरा एक रिपीटेशन पूरा कर रहे हैं। देखो डिमांड अब जैसे क्या होगा, सिंपल डिमांड का हिंदी में वर्ड क्या होता है, मांग। तो डिमांड क्या होता है, तो डिमांड एकदम सिंपल है, जस्ट लाइक पूरा सिंपल। क्या होगा, डिमांड में 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी हम बात करेंगे डिमांड का तो 3 वर्ड्स एकदम इंपॉर्टेंट है डिमांड में। सबसे पहला डिजायर होना चाहिए, यानी जब हम बात कर रहे हैं डिमांड का तो डिमांड के लिए पहला होना चाहिए डिजायर, मतलब हमको खरीदने का मेरा अंदर से इच्छा होना चाहिए। अब किसी को हम जबरदस्ती कुछ परचेस करा दिए तो वो डिमांड नहीं है। डिमांड क्या होगा, पहला मन होना चाहिए, लेकिन केवल मन होना ही काफी नहीं है, दूसरा होना चाहिए एबिलिटी टू पे। मतलब उसका अगर जैसे उसका मन हो गया, ठीक है, मन हो गया कि हमको वो सामान खरीदना है, तो एबिलिटी टू पे उसे खरीदने का पावर है कि नहीं उसका, मतलब उसके पास पैसा है कि नहीं। डिमांड मतलब ये थोड़ी हुआ कि हम जाकर दुकान से खरीद ले डिमांड, ये मतलब डिमांड नहीं हुआ। डिमांड का मीनिंग हुआ पहला डिजायर, पहले सामने वाला का मन होना चाहिए, मन है उसका, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, एबिलिटी टू पे, मतलब खरीदने का उसका पावर होना चाहिए, एबल होना चाहिए वो पर्सन। अब जैसे मान लो कि हमको लग रहा है हेलीकॉप्टर परचेस कर ले, मेरा मन है लेकिन एबिलिटी मेरा नहीं है तो हम नहीं परचेस कर, तो ये डिमांड नहीं है। तो समझा, डिमांड का क्या होगा, डिजायर, एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे। विलिंगनेस टू पे मतलब हो गया ना, खरीदने का इच्छा शक्ति भी होना चाहिए, मतलब मेरा पूरा जैसे इच्छा हो गया खरीदने का। देखो जैसे हमको मन है खरीदने का, जैसे मान लो मेरे पास सफिशिएंट कैश भी है, हमको मन भी है खरीदने का, लेकिन विलिंगनेस नहीं कर रहा है मेरा, मतलब पैसा पे करने का इच्छा शक्ति नहीं हो रहा है। तो देखा जाए तो ये दोनों सेम ही, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे। तो ये याद रखना, डिमांड का मतलब क्या होगा, पहला डिजायर होना चाहिए, डिजायर के बाद एबिलिटी टू पे होना चाहिए और विलिंगनेस टू पे होना चाहिए, ये सब मिलकर डिमांड होता है। यानी बेसिकली डिमांड स्टेट दैट द पर्सन हैज डिजायर, पर्सन के बाद डिजायर होना चाहिए, ठीक है। ये तुम लोगों को नोट भी कराया था ना, वो कॉपी में लिखे हो देखा। तो डिजायर होना चाहिए किसी लिए, ये जो डिमांड है ये एकदम सिंपल वर्ड है। देखना कि किसी से भी तुम लोग ना ये डिमांड का डेफिनेशन पूछा हो ना तो नहीं बता पाता है। देखना नॉर्मल ना किसी से पूछ के देखना कि डिमांड का डेफिनेशन, तो वो नहीं बता पाता है, बोलता हाँ डिमांड वही जो खरीद लिए, जबकि ये डिमांड नहीं है, इसीलिए इसका मीनिंग याद रखना। और जब इस टाइप से लिखोगे तो इको में मार्क्स नहीं कटता है, पूरा प्रॉपर फुल मार्क्स मिलेगा। तो दोज डिजायर बिकम डिमांड, देखो ये तुम लोग अभी शेयर भी कर देंगे, दोज डिजायर बिकम डिमांड विच आर बैक बाय परचेजिंग पावर, मतलब वही डिमांड, वही डिजायर डिमांड बनता है जो कंज्यूमर का परचेजिंग पावर से खरीदा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वही एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे, फॉर इट मीन्स द फॉलोइंग 3 टर्म्स, जो 3 टर्म्स अभी हम डिस्कस किए, सेम यही 3 टर्म्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, बेसिकली मेन क्या है मीनिंग, डिमांड क्या होता है, डिजायर होना चाहिए, एबिलिटी टू पे, विलिंग। अब जैसे कभी कभी देखना कि मार्केट गए किसी के साथ, वो सामान खरीदा तो तुमको भी खरीदा दिया, तो वो डिमांड नहीं है। डिमांड क्या होगा, जब मेरा मन करे, ठीक है, मेरा मन करेगा और विलिंग, एबिलिटी टू पे होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड बोलेंगे। अब हम लोग आते हैं थोड़ा लॉ ऑफ डिमांड में। अब ये लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, तो इसका मीनिंग ध्यान से सुना। लॉ ऑफ डिमांड एकदम सिंपल टर्म में मीनिंग है, और हम लोग एकदम सिंपल कॉन्टेक्स्ट में बात करें लॉ ऑफ डिमांड, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में डिमांड डिक्रीज होगा, और प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है तो उस केस में डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब ये एक बेसिक रूल है, प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगा, प्राइस डिक्रीज हुआ तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। ये एक बेसिक रूल है लॉ ऑफ डिमांड का। अब ये क्यों होता है, तो डिमांड का जब तुम लोग लिखोगे एग्जाम तो ऐसे नहीं लिखना, वहां भी तुम लोग नोट किया, वहां लिखा हुआ भी है, ठीक है, नोट्स में। इफ अदर थिंग आर कांस्टेंट, ये लाइन जरूर एग्जाम में लिखना। इफ अदर थिंग आर कांस्टेंट, इंक्रीज द प्राइस, डिक्रीज द डिमांड, डिक्रीज द प्राइस, इंक्रीज द डिमांड। ये अदर थिंग आर कांस्टेंट जरूर बोलना। अब ये अदर थिंग क्या है, अदर थिंग मतलब ना हुआ ना कि अन्य बातें सामान्य रहने पर, अन्य बातें सामान्य रहना चाहिए। जैसे मान लो अभी एग्जांपल एक हम बताते हैं, अभी जैसे सामान्य चल रहा है लाइफ, नॉर्मल डे के हिसाब से रोज चल रहा है रूटीन हम लोग का। मान लो अचानक आज 8 बजे पीएम का एक डेफिनेशन आ गया,
कि कोविड का मान लो केस अचानक बढ़ने लगा, जैसे लॉकडाउन में बढ़ने लगा था, तो गवर्नमेंट को वहां पर क्या चाहिए होता, लॉकडाउन करना पड़ता है। नहीं लॉकडाउन करेगा तो बेवजह लोगों का जान चला जाता है। तो गवर्नमेंट मान लो डिसाइड किया कि कोविड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा, पहले से भी ज्यादा खतरनाक टाइप से, तो उस स्टेज में गवर्नमेंट तो डिसाइड करेगा लॉकडाउन। तो मान लो कि प्राइम मिनिस्टर का डेफिनेशन आ गया आज कि हाँ कि कोविड का केसेस बढ़ रहा है, इसलिए वापस क्या होगा, कंट्री में लॉकडाउन किया जाएगा। तो लॉकडाउन हो गया तो ये तो सामान्य चीज नहीं रहा, तो ये अचानक क्या होगा, जो खाने पीने का सामान, गुड्स का डिमांड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब प्राइस तो ज्यादा भी है, तो तुम लोग बोलोगे सर आप तो पढ़ाए थे प्राइस इंक्रीज और डिमांड डिक्रीज, यहाँ तो प्राइस इंक्रीज है, डिमांड भी इंक्रीज है, बिकॉज वहां पर अदर थिंग कांस्टेंट नहीं है। अन्य बातें सामान्य ना हुआ, लॉकडाउन हो गया तो कहां से सामान्य बात हुआ है। तो इस टाइप का चीज, या तो ये भी हुआ फैशन में जैसे कुछ नया चीज आ जाता है, कैसे फैशन हमेशा चेंज होते रहता है, जैसे कुछ नया चीज लॉन्च हो जाता है फैशन में, तो उसका प्राइस शुरू में देखना हाई रहता है, फिर भी लोग खरीदता है उसको, दुकान में जाकर ढूंढता है कि वो वाला कहाँ है यूनिफॉर्म या ड्रेस। तो क्यों, बिकॉज वो नया है, कभी न्यू फैशन आने वाला रहता है, तो वहां पर भी ये लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है, बिकॉज प्राइस भी ज्यादा डिमांड भी ज्यादा होता है। तो यही अन्य बात है, समझ में आया। या मान लो अचानक क्लाइमेट चेंज हो गया, अभी जैसे रेनी सीजन है, तो कैसे रेनकोट और अम्ब्रेला का डिमांड बढ़ गया, प्राइस देखना हाई है, ऐसा नहीं कि लो प्राइस है। अच्छा रेनकोट लेने जाओ तुमको अच्छा खासा प्राइस लग जाता है, तो प्राइस हाई है फिर भी डिमांड हो रहा है, काहे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, वो वेदर में चेंज हो गया। तो ये अन्य बात है, ये सामान्य रहना चाहिए, इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। तो ये रूल कब फॉलो होगा, इफ अदर थिंग आर कांस्टेंट। या तो मान लो कि जैसे किसी का मान लो स्मोक करने का हैबिट नहीं है, अचानक उसको एकदम बीड़ी सिगरेट पीने का आदत हो गया, हो जाता है ना, यही सब तो समय है, मैक्सिमम युवा लोग को हो जाता है। तो हो गया तो फिर उसके लिए प्राइस मैटर नहीं करेगा, वो जाके खरीदेगा ही। तो फिर तो यहाँ पर अगर किसी आदमी का कोई चीज का हैबिट हो जाता है, तो वो भी फिर ये लॉ ऑफ डिमांड से नहीं चलता है, लाइन लगा के वाइन शॉप में भीड़ रहता है, ठीक है ना, लॉकडाउन में और लंबा भीड़ रहता था। तो क्या है, तो ये क्या रीजन है कि अगर किसी चीज में टेस्ट हैबिट हो जाता है, तो फिर वो डिमांड मतलब नहीं, प्राइस तुम बढ़ा दो, प्राइस अगर 1000 भी कर दिया जाए तो लोग लेना बंद करेगा, क्लियर सा बात है, क्योंकि उन लोग का ना एक हैबिट है। तो बेसिकली ये रूल में ये अन्य बातें याद रखना, अदर थिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो फिर सुन लो, लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या होगा, इफ, और ये एग्जाम में भी लिखना है इसे, इफ अदर थिंग आर कांस्टेंट इंक्रीज द प्राइस डिक्रीज द डिमांड, डिक्रीज द प्राइस इंक्रीज द डिमांड। अब हम लोग इसको टेबल से डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम में कभी भी कोई भी टेबल बनाओ, कोई सुनिए, लेकिन टेबल का फॉर्मेट देखो ऐसा होगा, प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। या उल्टा देखो इसको, प्राइस अगर हम ऐसे बोले डिक्रीज हो रहा है, तो डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब टेबल होना चाहिए मीनिंग को रिलेट करके, मतलब कुछ भी टेबल नहीं बना सकते, प्राइस बढ़ाओ डिमांड को घटाओ, जीरो नहीं करना है। और ये रूल ऐसा क्यों है, अब ये रूल भी जानना चाहिए कि भाई प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है, प्राइस कम है डिमांड, तो ये इसलिए ऐसा रूल है बिकॉज ये रूल है कंज्यूमर पे बेस्ड है, हम लोग पे ये रूल बेस्ड है। जैसे कोई चीज का दाम बढ़ता है हम लोग लेना कम कर देते हैं, जैसे अचानक प्याज का दाम हो गया था 100 रुपया के जी, तो कोई इतना सब्जी में डाल रहा है, कोई इतना डाल रहा है, या कोई नहीं भी डाल रहा है, होता है ना। तो कैसे, जैसे दाम बढ़ा हम लोग खरीदना कम कर दिए। अचानक जैसे सस्ता हो जाता है तो प्याज का सब्जी बना दो, बनता है बहुत जगह, अलग अलग डिशेस बनता है, हर खाना में प्याज को यूज किया जाएगा, ऑनियन का। तो बेसिकली वो रूल कंज्यूमर पे बेस्ड है, ये कंज्यूमर पे, इसलिए ऐसा होता है, कंज्यूमर पर रूल है। हम लोग पर जैसे कोई चीज महंगा होता है तो हम लोग बोलते हैं अच्छा दाम थोड़ा कम होने दो फिर लिया जाएगा, तो बस इसीलिए ये रूल लॉ ऑफ डिमांड का है। अब इसे ग्राफ से देखो रिप्रेजेंटेशन, सपोज करो मान लिए ओपी प्राइस है, ओक्यू डिमांड है। देखो सिंपल, प्राइस देखो हम बढ़ा दिए, तो प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या होता है बताओ, कम होता है। देखो डिमांड कम हो गया, डिमांड यहाँ था यहाँ हो गया, मतलब कम हो गया, इसको P1 कर दिए, इसको Q1 कर दिए, Q से Q1। अब मान लो प्राइस डिक्रीज कर दिए तो डिमांड क्या होगा, इंक्रीज हो गया है, देखो डिमांड इंक्रीज हो गया, ये P2 हो गया तो ये Q2 हो गया, समझा, जो मीनिंग था वही। अब यहां से पूरा एक लाइन ऐसे बनाना एग्जाम में भी, और इसको हम लोग बोलेंगे DD, डिमांड कर्व, DD। चलो ध्यान सुनो, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, देखो पहले टेबल एक्सप्लेन। ऑन द अबव टेबल, if the price of commodity ₹1, then the demand of commodity is 50. If price increases 1 to 2, then the demand
decreases 50 to 40. Similarly, price increases 2 to 3, then the demand decreases 40 to 30, and so on. Rupees 5, demand 20, rupees 4, demand 20, rupees 5, demand 10. So we can say that if other thing are constant, higher the price, lower the demand, lower the price, higher the demand. टेबल 4-5 लाइन में एक्सप्लेन हो गया। हिंदी में भी जिसको लिखना होगा हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देगा, कोई इशू नहीं, एकदम सिंपल वे में। अब ग्राफ में आते हैं। देखो ग्राफ में देखो कैसे एक्सप्लेन करना। ये होगा डिमांड का और ये होगा प्राइस का। तो हम लोग यहां पर बताएंगे प्राइस। OX क्या है, डिमांड को मेरा शो कर रहा है, और OY क्या है, प्राइस को शो कर रहा है। ठीक है, ये पहला बता दिए कि इन द अबव डायग्राम OX डिनोटेड इज डिमांड ऑफ द कमोडिटी एंड OY इज डिनोटेड इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इफ प्राइस OP देन द डिमांड इज OQ। जब प्राइस OP था तो डिमांड क्या था, OQ था। इफ प्राइस इंक्रीजेज OP2 OP1 देन द डिमांड डिक्रीजेज OQ2 OQ1। मतलब प्राइस जब OP से बढ़कर OP1 हो गया तो डिमांड OQ से घटकर OQ1 हो गया। सिमिलरली द प्राइस डिक्रीजेज OP2 OP2 देन द डिमांड इंक्रीजेज OQ2 OQ2। प्राइस जब देखो डिक्रीज हो गया, OP से ये कम हो गया OP2, तो डिमांड OQ से क्या हो गया, बढ़ गया OQ2। एंड DD डिमांड कर्व, DD को क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व। सो वी कैन से दैट इफ अदर थिंग आर कांस्टेंट, हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस, हायर द। बस एक्सप्लेन करके लास्ट में एक लाइन रूल लिख देना। मतलब हम लोग अपना मन से कुछ नहीं बोल रहे, रूल से ऐसा हो रहा है। तो ये हुआ लॉ ऑफ डिमांड का पूरा प्रॉपर समरी। और यही चीज देखना वहां लिखा हुआ जो नोट्स दिए, एकदम हैंड रिटेन नोट्स, एकदम सिंपल नोट्स। ये एग्जाम में जरूर ये वाला इक्वेशन लिखना, ये लिख दोगे ना तो इसको देख के समझ जाएगा अपना प्रॉपर। चलो अब आप आगे, अभी डिमांड का अब नेक्स्ट बाकी है फैक्टर्स। अब तुम लोग फैक्टर्स नोट किया होगा, फैक्टर्स नहीं लिखा है उसमें, नहीं था नोट्स में, देखो फैक्टर्स भी होगा। फैक्टर है देखो तो नोट्स में नहीं है फैक्टर। अच्छा तो फैक्टर्स हम बुक से ही बताए थे, ध्यान सुनो।